नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी कवर करने के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी को पहली बार देख रहे हैं। तो ये पूरा हिंदी मीडियम के लिए कोर्स है। इंग्लिश मीडियम के कोर्स अलग से अपडेट होंगे कुछ दिनों में। पिछले समय तक हमने चैप्टर नंबर 5 तक कवर कर लिया था। आज हम नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसमें नाम है पृथ्वी का प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, उसमें बताया गया है। और यहाँ ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, उनको जोड़ के बताया गया कि पृथ्वी में आप सतह पर एक समान स्थिति नहीं देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमें ऊंचाई या लाइक गहराई नापनी होती है तो हम सी लेवल से नापते हैं, मतलब समुद्र तल से नापते हैं, है ना। अक्सर आप जो है जब कभी स्टेशन या ऐसी जगह पे गए होंगे तो वहाँ लिखा रहता है, जो वहाँ का बोर्ड लगा रहता है वहाँ पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर या समुद्र तल से। आमतौर पर ऊंचाई ही लिखा रहता है क्योंकि हम लोग समुद्र तल से लगभग ऊपर ही रहते हैं। बट अगर आप जैसे गहराई भी मापते हैं, मतलब मान लीजिए किसी महासागर की या सागर की गहराई, जैसे आपको मैंने एक नाम बताया था जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध गर्त है और सबसे गहरी भी, मेरियाना ट्रेंच, है ना। तो मेरियाना ट्रेंच जो है वो 11,022 मीटर अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो भी नापा कहाँ से गया है? सी लेवल से नापा गया। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी में जो सभी जगह है वो एक समान नहीं दिखती। अलग 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 स्थल रूप देखने को मिलते हैं, अनगिनत प्रकार के। ठीक है, कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, कुछ समतल होते हैं। तो इन्हीं आधार पे हम जो है पृथ्वी के, यूँ कहें कि पृथ्वी का स्थल रूप जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बेसिकली अगर हम देखें कि किस तरीके से बनते हैं, तो कुल मिला के 2 प्रक्रियाओं के आधार पे बनते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी हमारी गति कर रही है लगातार 2 तरीके से करती है। एक सन के अराउंड करती है, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो खुद की सतह पे भी जो है वो मूव कर रही है, खुद की सतह भी जो है चक्कर काट रही है। तो ऐसी स्थिति के अलावा होता क्या है कि पृथ्वी की सतह जो है वो, जैसे मान लीजिए ऊपर सतह है, नीचे ना, नीचे वाली स्थिति, तो ये भी लगातार मूव करता रहता है। और ऐसी स्थिति क्या होती है कि लगातार पृथ्वी के अंदर जो है वो गति की अवस्था बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार आंतरिक जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर कई जगह पृथ्वी ऊपर उठ जाती है, कई जगह धंस जाती है, जिनके आधार पे इन स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिसमें पर्वत, पठार, पर्वत श्रृंखला, घाटी, पहाड़ी, सहायक नदी, मैदान, जल संधि, स्थल संधि, वितरिका, प्रायद्वीप, जल संधि द्वीप, ठीक है, डेल्टा, नदी मुहाना, झील और समुद्र आते हैं। ठीक है, तो इन सब की बनावट कैसे होती है, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में, लाइक आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। कुछ जो बचेंगे वो हम आगे वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे। ठीक है, हालांकि इसे आप समझेंगे तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो टेक्निकल पूछ लिए जाते हैं, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्सेप्ट पे ना ध्यान देते हुए, लाइक कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा मिस होता है तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिलहाल हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट मिस ना होने पाए। तो इसी क्रम में जो है ये 5वां चैप्टर है, जैसा मैंने 6वां चैप्टर है जैसा मैंने बताया। दूसरा तरीका ये है कि बाह्य प्रक्रिया से, जैसे जिसमें अपर्दन वाली स्थिति है, टूट गया, घिस गया, ठीक है, या किसी तरीके से पानी वर्षा क्षरण हो गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो है अपर्दन क्रिया जो होती है वो सतह के नीचे क्रिया से जो स्थिति बनती है, वो मान लीजिए कोई जगह कट गई और कट के किसी एक जगह निक्षेप कर गई, लाइक रुक गई, किसी एक जगह जाके जमा हो गया उसका। ठीक है, तो अब ये होती क्यों है? क्योंकि जल से होता है ना, पानी बरसा और चीज़ें, लाइक कोई स्थल रूप था वो कट गया। ठीक है, जल के ज़्यादा बहाव से वो स्थल रूप कट गया, और हवा चली, और हवा के आधार पे जो है आप अक्सर मरुस्थलों में देखेंगे तो ये स्थिति देखने को मिलती है, चीज़ें उड़ के एक जगह इकट्ठा हो गई। ऐसे ही बर्फ़ के साथ साथ कुछ चीज़ें जैसे हिमानी और बाकी सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो गई। तो इस प्रकार से विभिन्न स्थल रूप देखने को मिलते हैं, जिनकी ऊंचाई व ढाल जो है वो पर्वत और पठारों और मैदानों में बेसिकली वर्गीकृत की जाती है। 3 तरीके से यहाँ पे बताया गया है आपको इस चैप्टर में। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम इन्हीं तीनों पे फोकस करते हुए चलेंगे। पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी लेवल से जो है वो ऊंचाई जो है पृथ्वी की जो बेसिक सतह है उससे अगर आप ऊंचे स्थिति में जाते हैं तो वहाँ पे उसको कहेंगे ये पर्वत है। ठीक है,
और पर्वत शिखर में खास बात ये होती है कि आप ध्यान से देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है कि ऊपर जो है ये शंक्वाकार देखने को मिल लगता है, ऊपर जो शिखर होगा वो पतला होता जाएगा और आधार जो देखेंगे वो काफ़ी चौड़ा होता है। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। इनके आसपास का क्षेत्र भी लाइक अगर देखेंगे तो आसपास क्षेत्र जो है वो इस शिखर से या इस पर्वत से जो है थोड़ा नीचे होंगे, या आसपास के क्षेत्र से ये क्षेत्र थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। कई बार आप अगर कभी जो है टहलने जाएं, खासकर उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड या ऐसे कोई पहाड़ों पे आप टहलने जाएं, मैं उत्तराखंड गया हूँ इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा था उत्तराखंड का, ठीक है। तो कई बार आप देखेंगे कि बादल आपको आते हैं भिगो के चले जाते हैं। ऐसी स्थिति क्या होती है कि बादल जो है वो पहाड़ की स्थिति में बादलों से ऊपर होते हैं या बादलों से भी ऊपर होते हैं, ठीक है। आमतौर पे जैसे जैसे हम लाइक हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते हैं, वहाँ की जलवायु जो है वो ठंडी होती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक 1000 मीटर हाइट पे जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, डिफरेंस आता है। तो ऐसे ही जब आप पर्वतों पे जाएंगे तो कई बार वहाँ पे 12 मास जो है वो बर्फ में जमी हुई नदियाँ होती हैं, जिन्हें आमतौर पे जिन्हें हिमानी कहा जाता है, ठीक है। और कुछ पर्वत आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एस आकार का लाइक महासागर है, उसका नाम बताइएगा आप, उसके बीच में एक रिज है, उसे लार्ज अटलांटिक रिज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति भी बनती है कि कई बार पर्वत जो है वो समुद्र के भीतर हैं। बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आमतौर पे आप सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। बाद में हमें ये जो है लाइक पता चला कि नहीं, इसके अंदर भी पर्वत की स्थिति, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जो है, पर्वत केवल आपको स्थल रूपों में नहीं समुद्र में भी पाए जाते हैं, स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब जहाँ पे जलवायु का मामला है कि जलवायु जहाँ पे हल्की होगी, है ना, सामान्य होगी, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। जहाँ जलवायु अच्छी रहेगी वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करेंगे। जहाँ जलवायु कठोर होगी वहाँ पे लोग कम निवास करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पहली बात तो वहाँ खेती के लिए भूमि नहीं मिलेगी, वहाँ रहने और खाने के लिए, जब खेती के लिए भूमि नहीं मिलेगी तो रहने खाने के लिए जो है प्रचुर चीज़ें नहीं उपस्थित होगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे लोग कम निवास करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि कठोर जलवायु जो होती है उसके कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ऐसी ही स्थिति में वहाँ का जो धरातल होगा, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो संरचना होती है कुछ इस तरीके से होती है, तो ढाल तीव्र ढाल होती है। अब तीव्र ढाल होगी तो यहाँ पे खड़ी कृषि योग्य भूमि होने की संभावना लगभग लगभग ना के बराबर होती है। कारण उसका ये है क्योंकि यहाँ पे ना तो बीज बोए जा सकते हैं, ना पानी रुक सकता है। तो ऐसी स्थिति क्या होती है कि वहाँ पे खेती के लिए भूमि ही बहुत कम, ना के बराबर लगभग लगभग होती है। और यहाँ पे जो की जाती है, वो जहाँ भी की जाती है वो स्टेप फार्मिंग की जाती है, आप सीढ़ीदार खेती बोलते हैं इसको, ठीक है। कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि कई पर्वत एक रो में है, एक लाइन में है, तो उनको हम कहते हैं पर्वत श्रृंखला, ठीक है। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे आप हिमालय को देख सकते हैं, आल्प्स देख सकते हैं, एंडीज देख सकते हैं। ये जैसे हिमालय जो है वो एशिया में है, और ये आपको भारत, नेपाल, कुछ हद तक जो है भूटान, ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आप यूरोप जाएं तो आल्प्स पर्वत देख सकते हैं, और दक्षिण अमेरिका में जाएं तो आप एंडीज पर्वत देख सकते हैं, ठीक है। इनके लाइक जगह जगह पे इनके आकार में और ऊंचाई में भिन्नता होती है। जैसे हिमालय की जो सबसे फेमस चोटी है, आप जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की भी, माउंटेन एवरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा, केटू गार्डविन और ये बहुत सारी चोटी हैं जो हिमालय पे स्थित है ना। तो ऐसे ही आल्प्स पे आप जाएंगे, एडीज पे जाएंगे, तो वहाँ भी आपको अलग अलग ऊंचाई के पर्वत देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है पर्वतों को, एक बलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। बलित पर्वत की स्थिति ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो मोड़दार, इन्हें मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, जैसे जो मुड़ने के फलस्वरूप बने हैं। ऐसे मान लीजिए ये दबाव हुआ, है ना, इधर से कुछ चीज़ें फोर्स लगा, इधर से कुछ चीज़ें फोर्स लगी, तो ये जो दबाव हुआ इसके फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जमाव होता गया और ये पर्वत का निर्माण होता गया। तो ये जो होते हैं आमतौर पर देखने में, अगर आप देखेंगे तो उनकी जो सतह होगी वो अक्सर ऊबड़ खाबड़ होगी, और शिखर जो होगा वो ऐसे शंक्वाकार बनेगा। मैंने आपको बताया ना कि दबाव होगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो यही स्थिति बनती है। अगर हम बात करें भारत में, तो सब अरावली जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वरिष्ठ पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। राजस्थान क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, है ना। कुछ हद तक ये दिल्ली में भी फैली हुई है, दिल्ली तक फैली हुई है,
ठीक है, जो कि रायसीना हिल्स और जहाँ आप आजकल राष्ट्रपति भवन की जगह है, तो वहाँ तक देखने को मिल जाती है। अपर्दन प्रक्रिया के कारण देखने में ये घिसी नज़र आती है, इसलिए जो है अभी के लिए ये इतना ज़्यादा लाइक आपको शार्प नहीं नज़र आती, या यूँ कहें कि नुकीली नहीं नज़र आती। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन तथा रसिया में जो है वो यूराल पर्वत जो देखेंगे तो उसका आकार जो है वो गोलाकार दिखाई देता है और इनकी ऊंचाई थोड़ी कम है। ये भी पुराने बल पर्वतों में आते हैं। जब पर्वत का कोई बड़ा भाग टूट जाएगा तो उससे जो विस्थापन होगा उससे कहेंगे आप भ्रंशोथ पर्वत, थोड़े से टूटे हुए पार्ट से जो बना हुआ पर्वत। अब इसमें जो ऊपर जो है वो टूटा हुआ पार्ट होगा जो ऊपर उठ जाएगा तो उसे हॉस्ट बोलेंगे, और नीचे वाले को जो धंस जाता है वो गैब्रेन बोला जाता है। ठीक है, हुआ क्या कि जैसा मान लीजिए ये एक सिंपल सा आपके पास एक पर्वत था, तो अब कुछ भाग धंस गया, कुछ भाग उठा रह गया, कुछ भाग धंस गया, कुछ भाग उठा रह गया। तो ये जो नीचे वाला भाग है इसको आप बोलेंगे गैब्रेन, और ऊपर वाले को जो है जो उठा वाला भाग रह जाता है उसको आप बोलते हैं हॉस्ट, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, तो ये जो होगा ये हॉस्ट बोला जाएगा, और नीचे वाला जो होगा वो गैब्रेन बोला जाएगा। ठीक है, इसका तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, राइन घाटी और वॉस्जेज पर्वत जो कि यूरोप में पाए जाते हैं, इसी प्रकार के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो दिया गया है, आप ये करिएगा कि विश्व मानचित्र में देखिएगा और उसके भू आकृतियों का पता लगाने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको जो है मैपिंग भी थोड़ी अच्छी आ जाएगी, हालांकि मैप की क्लास हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत जो है वो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं। जब भी ज्वालामुखी फूटती है तो उसके आधार पे जो है ये इन पर्वतों का निर्माण होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर हुआ और ये पर्वत है, तो यहाँ पे जब ज्वालामुखी फूटेगी तो इनके थ्रू जो है लावा जो है विक्षेपित हो जाएगा, लेकिन बह जाएगा, और यहाँ पे बादल बनेंगे, है ना, धुएं के, और यहाँ पे लावा बहेगा। तो ये जो है इस फलस्वरूप जो है वो आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, जापान में फ्यूजियामा, इस तरीके के बहुत एग्जाम्पल हैं, और भी हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, पर्वत जो होते हैं वो आमतौर पे बहुत लाभकारी होते हैं, और ये जल के संग्रहकार भी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे हिमानी होते हैं, तो हिमानी जो होते हैं बेसिकली वो उनमें लगातार बर्फ जमी रहती है, तो इन जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इन्हीं जल को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है, और इससे सिंचाई भी होती है, पानी से बिजली उत्पादन भी किया जाता है, नदी घाटियाँ और वेदिकाएं जो बनाई जाती हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु भी स्थापित मिल जाते हैं। इनसे अगर हम बात करें वनों की, तो वहाँ हमें ईंधन भी मिलेगा, चारा भी मिलेगा, लोगों के रहने के लिए घर मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगी, बहुत सारे काम के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें वहाँ के उत्पाद की, तो जैसे वहाँ पे पेड़ों से गोद मिल जाएंगे, आपको रेजिन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें कि पर्वतों का और क्या उपयोग है, तो लोग जैसे थोड़ा सा मानसिक स्थिति सुधारने के लिए कई बार प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए घूमने चले जाते हैं, तो सैलानियों के लिए एक बढ़िया स्थान बन जाता है। ठीक है, अक्सर हम सब चले ही जाते हैं जब थोड़ा सा जी उगता जाता है अपने डेली रूटीन से, तो हम लोग एक आध हफ्ते का ब्रेक लेके इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे कुछ गेम्स होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, हैंग ग्लाइडिंग हो गई, रिवर राफ्टिंग हो गई। ठीक है, पर्वतों पे स्कीइंग जैसे खेल होते हैं। ठीक है, रिवर राफ्टिंग की एक बहुत प्रसिद्ध जगह है ऋषिकेश, अगर आप कभी मौका मिले जाएँ तो वहाँ ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्कीइंग में अगर आप जाएँ तो फिर आप ओली जा सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है जो आपको याद रखनी है। ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बताया कि अत्यधिक दाब का मैग्मा का निर्माण, और मैग्मा जो है ऊपर गया, फिर आपका ज्वालामुखी राख भाप इस गैस के बादल बने, और लावा जो है इधर उधर बिखर गया। ठीक है, और इनसे जो है परतों का निर्माण हुआ, और परतों से ये पर्वत जो है वो बनते चले गए। ठीक है, अब बात करते हैं पठार की। आमतौर पे उठी हुई और सपाट भूमि है। ठीक है, जो आसपास क्षेत्रों से थोड़ी उठी होगी, लेकिन ये मैदान से उठी होगी, पर्वत से नीचे होगी। ठीक है, इसमें खनिज खूब सारे पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई जो है आमतौर पे 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर के आसपास हो सकती है। कई बार आप देखेंगे इनमें एक किनारे पे बहुत स्लोप होगी, मतलब बड़ा ढाल होगा। ठीक है, भारत में जो अगर देखा जाए तो दक्कन का पठार जो है वो सबसे पुराने पठारों में आता है, जो आपके जो है ऐसे ही कर्नाटक का पठार है, आगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो केन्या, तंजानिया, युगांडा में जो है पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये ध्यान रखिएगा, तिब्बत का पठार, जिसकी हाइट जो है वो 4000 से 6000 मीटर है। ठीक है, ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि यहाँ पे खनिज खूब पाए जाते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में अगर आप बात करें तो सोने और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एक जगह है छोटा नागपुर का पठार, तो उसमें लोहा, कोयला, मैग्नीज के बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनमें बहुत सारे जलप्रपात भी पाए जाते हैं, जहाँ नदियाँ जो है, जैसा मैंने बताया कि कोने पे स्लोप होता है तो कई बार नदियाँ जो है बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, तो उसमें जो है पनबिजली का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, पनबिजली के लिए उपयोग कर लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जलप्रपात देखने में वो प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, भारत में जो है अगर छोटा नागपुर पठार पे देखें तो स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात है हुंडरू, कर्नाटक में जोग है ना, शरावती ऐसे करके है, शरावती कर्नाटक में जो शरावती नदी है उस पे है ये जोग जलप्रपात। एक बार आप देखिएगा, क्लियर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही लावा में अगर हम काली मिट्टी की प्रचुरता की बात करें, जो उपजाऊ है और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई बार यहाँ पे बहुत सारी सुंदर जगह होती है जो पर्यटकों के आधार पर पर्यटकों के लिए बहुत सुंदर जगह होती है, तो फिर जो है वो देखने में थोड़ी अच्छी लगती है, लोग टहलने जाते हैं वहाँ पे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है मैदान का। समतल भूमि के बड़े भाग आमतौर पे समुद्र तल से 200 मीटर के आसपास ऊंचे होते हैं और काफ़ी समतल होते हैं। अब जब समतल होंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे खेती हो सकती है ना, खेती होगी, जहाँ खेती होगी वहाँ जनजीवन होगा, है ना। चूँकि ये नदियों के बीच के भाग होते हैं, तो नदियाँ रहेंगी तो वहाँ पे जल और इन सब जल और ज़रूरी चीज़ों के जो जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें हैं वहाँ आसानी से मिल पाएंगी, तो वहाँ जीवन आसान होगा। ठीक है, इनके बीच में आप परिवहन के लिए सड़कें और बाकी सारी चीज़ों का निर्माण कर पाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, कि ये मैदान उनके सहायक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। जब नदियाँ पर्वतों से नीचे की ओर बहती हैं तो वो उन्हें अपर्दित करती हैं, और वहाँ जो अपर्दन के फलस्वरूप जो भी वो सामान लेके आती हैं, जैसे गाद, बालू, मिट्टी और सिल्टी, ये सारी चीज़ें ये निक्षेपित कर देती हैं और उन्हीं घाटियों में रोक देती हैं, तो इनसे जो है मैदान का निर्माण होता है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें लेके आती हैं उन वो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं, तो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। वो उपजाऊ क्षेत्र होगा तो वहाँ खेती अच्छी होगी, है ना, परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान हो जाता है। ठीक, तो विश्व के जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, अगर हम इस बात की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पे, मैदानों में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ मैदान की बात करें, ठीक है, तो एशिया और उत्तर अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एशिया में भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यात्संगे का मैदान, तो ये सब एक प्रमुख मैदान के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, और चूँकि मकानों को बनाने, खेती के लिए समतल भूमि प्रचुरता होती है। उपयोगी मिट्टी के लिए उपयोगी मिट्टी के कारण यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा संभावित होती है, और जहाँ खेती होगी वहाँ जनसंख्या अपने आप ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है स्थल रूप एवं लोग। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग रहते, अलग अलग प्रकार से लोग रहते हैं, जहाँ जो जैसे रहते हैं वो उसी प्रकार से ढल जाते हैं। ऐसे ही स्थल रूपों में विभिन्नता के अनुरूप मानव में विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था वहाँ जीवन कठिन होगा। ठीक है, जो है यातायात कम होगा, खेती कम होगी, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल काम होगा, जीवन जो होगा वो बहुत सरल नहीं होगा। ऐसे अगर आप मैदानों में चले जाएं तो वहाँ पे जीवन थोड़ा सरल होगा, वहाँ पे घर बनाना, रहना, सड़क, ठीक है, पालतू जानवर और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसान होंगी। तो जहाँ ये चीज़ें आसान होगी, परिवहन आसान होगा, तो वहाँ पे क्या है, जीवन आसान होगा। ठीक है, अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे तो वहाँ पे रहन सहन के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, है ना, तूफान हो गया। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा असम में, है ना, जिस समय मैं बना रहा हूँ उस समय असम के क्षेत्र में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बाढ़ की वजह से। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तूफान आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, भूकंप हो जाते हैं, सुनामी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, कई बार बहुत सारा विनाश करती हैं, फिर उनको जो वहाँ के लोग रहते हैं वो उसी हिसाब से खुद को अपने आप, जैसे आपने सुना होगा कि जापान में लोग जो है वो लकड़ी के घर बना लेते हैं इजीली, अगर वहाँ पे, चूँकि वहाँ वो क्षेत्र जो है वो वहाँ पे बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, तो उस क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल रखा है। ठीक,
अब क्या है कि चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई, तो हम इन घटनाओं के बारे में थोड़ी जागरूकता पैदा कर सकते हैं और उनके आने वाले खतरों को थोड़ा थोड़ा कम किया जा सकता है। हालांकि पूर्ण रूप से तो अभी संभावित नहीं हो पाया है चीज़ों को पता लगाना, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम इनमें जो लाइक नुकसान होता है हमारा, उनको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें जल की, तो हम कितने तरीके से जल और स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इस बात का पता जो है हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे हम रहने के लिए कई बार उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करवा लेते हैं, ठीक है, या कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन फिनोमिना है, जैसे नदियों में जो है प्रवाहित कर देना, ठीक है, जो कि बहुत ख़राब बात है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इनको गंदा कर रहे हैं। अभी चूंकि प्रकृति के महत्वपूर्ण वरदान है, तो हमें इनका उपयोग इस प्रकार तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उपलब्ध जो हमारे पास उपलब्ध भूमि है वो केवल हमारी लिए नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या, मतलब हमें खुद भी सोचना चाहिए इस दिशा में कि जो है हम इसको आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना सुरक्षित रख सकते हैं या किस प्रकार से उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि इस चीज़ लाइक दर्शाते हैं। जैसे ये एक रेगिस्तान का क्षेत्र है, ये कोस्टल एरिया है कोई, अगर आप गोवा या तमिलनाडु या ऐसी कोई कोस्टल एरिया में जाएंगे, ठीक है, ये आई थिंक केरल में नौका जो है वो होता है, नौका परिवहन नौकायन का खेल होता है वहाँ पे, वो क्षेत्र दिखाया गया है। ऐसे ही ये भी कोई कोस्टल एरिया ही देखने में लग रहा है। ठीक है, तो फिर ये पहाड़ों वाला क्षेत्र है जहाँ पे घर बनाए गए हैं लकड़ियों के। ये असम है, चाय के बागान और बाकी सारी चीज़ें हैं। ये भी ये भी पहाड़ों वाला क्षेत्र है। यहाँ सीढ़ी स्टेप फार्मिंग मैंने अभी आपसे बात करी थी, तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये ऋषिकेश के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ रिवर राफ्टिंग और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ऐसे इसे बुग्याल बोलते हैं, है ना। आप हिमालय या ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये रसिया का कोई क्षेत्र हो सकता है, या अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो आप मनाली के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र ये हो सकता है जहाँ पे ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। कुल मिला के ये है कि हमें इसे हमें हमारे पास जो भी पृथ्वी द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं या हमें जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, ठीक है, उनको मेंटेन रखना होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित बनाना होगा, ताकि हम उनको ट्रांसफ़र कर पाएँ, ठीक है, हैंड ओवर कर पाएँ, आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है उसका प्रचुर उपयोग कर पाएँ। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे, जो कि मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट चैप्टर होगा, 7वां चैप्टर, और वो है भारत के बारे में। तो हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप 9th क्लास की NCERT में चलेंगे ज्योग्राफी में तो और डिटेल में सब समझेंगे इन सारी चीज़ों को। अभी हमने सिर्फ क्रिस्प कवर करा है, तो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी जो भी हमारे इनिशिएटिव है, अगर आपको कुछ नया चाहिए तो उसमें आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।